Association with Himalaya Green Tea Tulsi. सेहत का ये एपिसोड आप तक लाए हैं हिमालय ग्रीन टी तुलसी। ये आपकी इम्यूनिटी और सेहत के लिए फायदेमंद है। अतहर रशीद 30 साल के थे, दिल्ली में रहते थे। हजारों लाखों लोगों की तरह वो भी पतले बालों और गंजेपन का एक परमानेंट इलाज चाहते थे। अब हर वो इंसान जो सब कुछ ट्राई करके हार चुका है, ऐसे में अक्सर हेयर ट्रांसप्लांट का सहारा लेता है। हेयर ट्रांसप्लांट एक ऐसा कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट है जिसमें एक टेक्निक के जरिए सिर के गंजेपन को भरा जाता है। हेयर ट्रांसप्लांट कैसे किया जाता है, इस पर हम एक एपिसोड बना चुके हैं। आप चाहें तो और जानकारी के लिए वो एपिसोड देख सकते हैं। खैर, वापस आते हैं मुद्दे पर। तो अतहर रशीद ने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया, पर उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनको कितना ज्यादा महंगा पड़ने वाला है। ट्रांसप्लांट के कुछ समय बाद ही उनके शरीर पर लाल लाल चकत्ते हो गए। इससे पहले उनका कोई इलाज हो पाता, उनकी मौत हो गई। वजह थी मल्टीपल ऑर्गन फेलियर, यानी एक साथ शरीर के कई सारे अंग काम करना बंद कर देते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के बाद होने वाली ये पहली मौत नहीं है। पहले भी ऐसे कुछ केसेस सामने आए हैं। ऐसे में जो भी लोग हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हैं, जरूरी है कि वो कुछ बातों का ध्यान रखें। तो चलिए डॉक्टर से जानते हैं हेयर ट्रांसप्लांट से मल्टीपल ऑर्गन फेलियर का खतरा क्यों है और इससे कैसे बच सकते हैं। तो जहाँ पर हमारी सर्जरी की जाती है, यानी हेयर ट्रांसप्लांट किया जाता है, उस एरिया में थोड़ा बहुत पेन, दर्द, हल्का फुल्का नमनेस और थोड़ी बहुत झंझनाहट की फीलिंग रह सकती है, जो कि 1 हफ्ता या 2 हफ्ता मैक्सिमम 1 महीने तक रह सकती है और उसके बाद वो कम्प्लीटली चली जाती है। जिन लोगों का रंग काफ़ी गोरा है, उनके केसेस में थोड़ा रेडनेस, पिंकिश कलरेशन परसिस्ट कर सकता है 2-4 हफ्ते तक, और उस केस में हम रिकमेंड करते हैं कि वो डायरेक्ट सनलाइट में ना जाए। इसके अलावा अगर हम ऐसी सिचुएशन में हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी कराते हैं जब हमारी जनरल कंडीशन ठीक नहीं है या फिर हम अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन से सफ़र कर रहे हैं, तब डेफिनेटली ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो इसीलिए हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी, बिकॉज इट्स अ कॉस्मेटिक सर्जरी, वी शुड डू इट, यानी बिकॉज एक कॉस्मेटिक सर्जरी है, ये हमको तभी करना चाहिए जब हमारा कोई अंडरलाइंग सिस्टमिक डिजीज जैसे कि डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन कंट्रोल में हो। हेयर ट्रांसप्लांट में मल्टी ऑर्गन फेलियर का खतरा कितना है? तो इसका आंसर मैं ये ऐसे देना चाहूँगी कि मल्टी ऑर्गन फेलियर के चांसेस बहुत ही कम हैं हेयर ट्रांसप्लांट में। अगर पहले से पेशेंट को कोई बहुत सीवियर ड्रग एलर्जी है और वही एलर्जिक ड्रग आपको दी जाए सर्जरी के दौरान, तो हाँ, आपको सीवियर रिएक्शन हो सकता है। दूसरा, अगर सर्जरी के बाद इन्फेक्शन हो जाए और वो इन्फेक्शन पूरी तरह बॉडी में फैल जाए, जिसे कि हम सेप्टिसीमिया बोलते हैं, तब भी मल्टी ऑर्गन फेलियर पॉसिबल है। इसके अलावा चांसेस कि किसी को मल्टी ऑर्गन फेलियर हो ड्यू टू हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी आर नॉट देयर। सबसे पहला, आपको हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी से पहले जनरल फिजिकल फिटनेस के ऊपर ध्यान देना होगा। मेडिकली आप पूरी तरह से फिट होने चाहिए, बिकॉज ये कॉस्मेटिक सर्जरी है। तो आपके कुछ नॉर्मल ब्लड टेस्ट किए जाते हैं जो कि प्रूव करेंगे कि आप फिट हैं, आपको कोई सीवियर लिवर डिजीज़, किडनी डिजीज़ नहीं है। और शुगर और ब्लड प्रेशर, जो कि आजकल बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स है, ये दोनों के दोनों कम्प्लीटली कंट्रोल्ड होने चाहिए दवाइयों से। ऐसे केस में हेयर ट्रांसप्लांट करना बहुत ही सेफ सिचुएशन है, सेफ डिसीजन है। अगर आपको जानना है कि आप सही कैंडिडेट हैं कि नहीं, तो आपको एक डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना होगा। आपको जानना होगा कि आपके बाल पतले हो रहे हैं, पूरी एरिया में थिन हो रहे हैं, वो मेन प्रॉब्लम है, या कंप्लीट गंजापन डेवलप हो रहा है, यानी कि एक पार्ट पूरा चिकना हो रहा है, हेयर लाइन रिसीड हो रही है। तो हेयर लाइन रिसीडिंग या फिर कंप्लीट पैच ऑफ बॉल्डनेस, इन 2 सिचुएशंस में ट्रांसप्लांट के अच्छे रिजल्ट्स हैं। बट अगर किसी के डिफ्यूज थिनिंग का केस है, यानी पूरे एरिया में बाल थोड़े हल्के हुए हैं, तो ट्रांसप्लांट उनके लिए सही डिसीजन नहीं होगा। अगर आपका एज बहुत ही कम है, 25 साल से कम है, सिर्फ 20-21 साल की एज पे आप थिनिंग से परेशान हैं, तो भी हेयर ट्रांसप्लांट एक अच्छा डिसीजन शायद आपके लिए नहीं है। डॉक्टर्स का तो यही कहना है कि हेयर ट्रांसप्लांट सेफ है, पर हाँ, हर इंसान इसके लिए नहीं बना है। इसलिए हेयर ट्रांसप्लांट करवाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें।
अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। जानिए अगर आपको बेहोशी महसूस हो रही है या आपके सामने कोई बेहोश हो गया है तो क्या करना चाहिए। अक्सर जब हमारे आसपास कोई बेहोश हो जाता है तो लोग उसको घेर कर खड़े हो जाते हैं, मुंह पर पानी की छींटे डालते हैं, पानी पिलाने की कोशिश करते हैं। पर क्या किसी को बेहोशी से जगाने के लिए ऐसा करना ठीक है? जवाब है नहीं। अव्वल तो जो बेहोश हुआ है उसे घेरे नहीं, उस इंसान के आसपास जगह बनाएं ताकि वो सांस लेता रहे। आप मुंह पर पानी की छींटे डाल सकते हैं पर बेहोश हुए इंसान को पानी पिलाने की कोशिश हरगिज ना करें, ऐसे में वो चोक हो सकता है। एक काम जरूर करें, उस इंसान के पैर उठा दीजिए और उसे सिर के लेवल से ऊपर रखिए। आप उनके सिर को घुटने के बीच भी रखवा सकते हैं। तुरंत उनके कॉलर बेल्ट को ढीला कर दीजिए। किसी शांत जगह पर उन्हें 10 से 15 मिनट बैठे रहने दीजिए या फिर लेटे रहने दीजिए। होश में आने के बाद उन्हें ठंडा पानी पिलाइए। अब अगर आपकी भी बेहोश होने की हिस्ट्री रही है तो कुछ बातों का ध्यान रखिए। लेटे हैं या बैठे हैं तो धीरे धीरे उठिए, एकदम से मत उठिए। खाना स्किप मत करिए। अगर आपको चक्कर आ रहा है तो अपने सिर को अपने घुटनों के बीच में रखिए, इससे आपके ब्रेन तक ब्लड सप्लाई पहुंचने में आसानी होगी। आप लेट भी सकते हैं ताकि आपको चोट ना लगे। बार बार बेहोश होना कुछ बीमारियों का भी संकेत हो सकता है, जैसे कि डायबिटीज, दिल की बीमारियां और लंग्स की बीमारियां। इसलिए डॉक्टर से सही सलाह जरूर लें। समझे। अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झकास सी हेल्थ टिप। जानिए डाइट में सोयाबीन लेना क्यों फायदेमंद है। सोयाबीन, अगर आप इसे नहीं खाते हैं तो खाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें होता है मैंगनीज, फास्फोरस, आयरन, पोटेशियम, कॉपर, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और विटामिन। ये प्रोटीन के लिए एक अच्छा सोर्स है। साथ ही इसमें मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड्स कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और आपके दिल को बीमारियों से बचाता है। अगर आप इसे अक्सर खाते हैं तो आपकी मांसपेशियां सही से काम करती रहेंगी और आपका ब्लड प्रेशर भी अंडर कंट्रोल रहेगा। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।